मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 3D पार्ट 4 है। 3D पार्ट 4 में आप पढ़ेंगे आज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। 3D पार्ट 4 3D पार्ट 4 में आज पढ़ने वाले हैं आप इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मतलब क्या, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। मतलब दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करें तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, उससे आज पढ़ना है। देखिए, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तब उनके ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कैसे फाइंड करना है वो आज देखेंगे। दूसरी बात, जब एक एंगल बनता है जो आप पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल b1, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, b1 डॉट b2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। जब आपके पास वेक्टर फॉर्म में दो लाइनें हों और जब कार्टेशियन फॉर्म में हो तब आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और रूट a2 b2 और c2। इस तरह से आपको एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। आज देखेंगे कि ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कैसे फाइंड होगा। तो देखिए आगे, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस यानी दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो रेखाएं आपस में कट रही हैं यानी इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपको फाइंड करना है पी पॉइंट, जो इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है जिसे आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा उसको देखिए। इसके लिए मैंने दो लाइनें ली हैं ये जानते हो आप, आर वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और z1, और ये इसकी डायरेक्शन का वेक्टर है जो आपको दिया हुआ है a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप। इसी तरह से दूसरी लाइन है जिसका जो किस पॉइंट से पास हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा है x2 y2 और z2, ये सब जानते हैं आप, और इसकी डायरेक्शन का वेक्टर भी दिया हुआ है, क्या है a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। इसके आगे देखें ये कॉमन पॉइंट कैसे ला सकते हैं। उससे पहले कुछ बातों को आपको समझना होगा। ये आर वेक्टर क्या है, किसी लाइन में ये आर वेक्टर क्या होता है उसको समझना होगा। देखें आप उसको समझिए ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरह के बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं ये चीज़ें कि आर वेक्टर क्या है। देखिए, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं यानी अनंत पॉइंट होते हैं, और उन अनंत पॉइंटों को ये आर वेक्टर दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर में, यानी स्थिति सदिश में किसके मान पर, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ कि लाइन के इक्वेशन में ये आर वेक्टर्स इस पर जो अनंत पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों का स्थिति सदिश को दर्शाता है, यानी पोजीशन वेक्टर को दर्शाता है किसके मानों पर, लैम्डा के मानों पर। यदि लैम्डा की वैल्यू 0 हुई तो ये खत्म हो गया और केवल ये वाले पॉइंट का क्या आता है, पोजीशन वेक्टर आता है, स्थिति सदिश आता है, क्या x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। जब ये लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0, और बाकी लैम्डा की वैल्यू अलग अलग बदलें तो अलग अलग पॉइंट आते चले जाएंगे और एक लाइन बनती चली जाएगी। ऐसे ही वहाँ इस पॉइंट x2 y2 से पास हो रही है, इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। किसकी वैल्यू पर डिपेंड है, ये म्यू की वैल्यू पर डिपेंड है। अब देखिए ध्यान दें, आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो इस वाली पहली इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना। आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ i कैप x1 प्लस लैम्डा a1 j कैप y1 प्लस लैम्डा b1 और k कैप z1 प्लस लैम्डा c1। अब इस तरह से आप दूसरी लाइन का इक्वेशन भी लिख लें, आई कैप जे कैप और के कैप कॉमन निकाल कर
x2 लैम्डा, लैम्डा नहीं आएगा यहाँ म्यू आएगा, म्यू a1 a2 आएगा प्लस जे कैप क्या y2 प्लस म्यू b2 और k कैप क्या आएगा z2 प्लस लैम्डा c2। इसके बाद देखिए ध्यान दें, इसके सारे पॉइंटों को यार वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके सारे पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर को यार वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये प्रदर्शित करते हैं। इन सभी पॉइंटों को, रेखा पर आने वाले सभी पॉइंटों के स्थिति सदिश को ये प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये इस पर भी है, ये पॉइंट इस पर भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है P। अगर P किसके मान पर, लैम्डा के मान पर, P की किसके मान पर, म्यू के मान पर अगर बराबर होता है और ये दोनों ही एक ही पॉइंट को यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये भी P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किसके मान पर, लैम्डा के मान पर। ये भी P पॉइंट का वेक्टर है, किसके मान पर, म्यू के मान पर, जो म्यू कहाँ आ रहा है, दूसरी लाइन में। आप देखो दोनों ही यदि इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशनों से इनको बराबर करते हैं। बराबर करने का मतलब ध्यान दें, x1 प्लस लैम्डा a1 जे कैप y1 प्लस लैम्डा b1 और k कैप क्या z1 प्लस लैम्डा c1 किसके इक्वल होगा, i कैप x2 प्लस म्यू a2 जे कैप y2 प्लस म्यू b2 और k कैप क्या z2 प्लस म्यू c2। ये दोनों ही इक्वल हैं, तो कॉफिशिएंटों की तुलना करें। i कैप का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ i कैप कितना होगा, उनको इक्वल करके एक इक्वेशन लेके आए। देखिए x1 प्लस लैम्डा a1 इक्वल क्या x2 प्लस म्यू a2, म्यू और a2। यहाँ एक इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन को आप लिखें लैम्डा a1 माइनस म्यू a2 इक्वल x2 माइनस x1। ऐसे देखें आप जे कैप का गुणांक CF ऑफ जे कैप, कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप की तुलना करें y1 प्लस लैम्डा a2 b1 इक्वल y2 प्लस म्यू b2। इनसे एक इक्वेशन बनाए लैम्डा b1 माइनस म्यू b2, लैम्डा b1 म्यू b2 इक्वल y2 माइनस y1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। के कैप का गुणांक क्या z1 प्लस लैम्डा c1 इक्वल z2 प्लस म्यू क्या c2। एक इक्वेशन आएगी लैम्डा c1 माइनस म्यू c2 इक्वल z2 माइनस z1। आप ध्यान दें, इन तीन इक्वेशनों में आप सोल्व करेंगे, सोल्व लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम सोल्व इक्वेशन। इनको मैं नंबर अलग डाल देता हूँ 3, 4 एंड 5। इक्वेशन 3, 4। अब 3 और 4 को आप सोल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू लेके आएंगे। ध्यान से सुनना, इस तरह आपको यदि P पॉइंट फाइंड करना है तो आप दोनों इक्वेशनों को आप इस तरह लिखेंगे, बराबर करके i कैप, जे कैप और k कैप की तुलना, गुणांकों की तुलना करके तीन इक्वेशन लेके आएंगे। दो इक्वेशनों को सोल्व करेंगे, उनसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू लाकर, यदि तीसरी इक्वेशन उससे सेटिस्फाई हो जाती है, किन की वैल्यू से, लैम्डा और म्यू की वैल्यू से यदि तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में कट रही हैं और लैम्डा और म्यू की वैल्यू बिल्कुल सही है। और आपका ये P पॉइंट आ सकता है जब आप इनमें आप वैल्यू रख देंगे, किन में,
इनके अंदर यदि वैल्यू इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू रखने पर उस पी पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने देखें। अब मैं एक एग्जांपल लेके इनको समझा रहा हूँ, ध्यान दे लें। देखिए 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2 लाइन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फाइंड होता है यानी आपको इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। यदि ज्ञात हो रहे हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आर वेक्टर पहली इक्वेशन को आप ऐसा लिखेंगे, आई कैप कॉमन लेकर आप लिख सकते हैं 1 + 2 लैम्डा। इसके बाद जे कैप कॉमन लें -1 + 0 लैम्डा और के कैप कॉमन लें 0 + लैम्डा। देखिए इस तरह से मैंने पहली इक्वेशन लिख ली है। दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखें, आई कैप कॉमन लें वहाँ से क्या 2 + म्यू, जे कैप कॉमन लें -1 + म्यू। इसके बाद के कैप भी कॉमन लें, के कैप यहाँ 0 और -म्यू। देखिए आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, ये सेकंड लाइन का इक्वेशन, और ये दोनों लाइन यदि आपस में कटती हैं तो इनके कॉमन पॉइंट, यदि दोनों लाइन आपस में कटती हैं तो इनके कॉमन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेम होना चाहिए। मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में सॉल्व होनी चाहिए। किनकी वैल्यू पर? लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है जिन पर ये दोनों समान हो जाती हैं और ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो इन दोनों को आप इक्वल कर दें और लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए आप इनको बराबर करेंगे, आई + 2 लैम्डा आई कैप + जे -1 के लैम्डा इक्वल आई 2 + म्यू जे कैप -1 + म्यू + के कैप और -म्यू। इनको बड़ा, अब यहाँ कॉफिशिएंटों की तुलना करें। आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक क्या है? आई कैप कॉमन लिया था तो 1 + 2 लैम्डा, कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या 1 + 2 लैम्डा, यहाँ क्या 2 + म्यू। तो एक इक्वेशन आती है, क्या आती है? 2 लैम्डा - म्यू = 1। इक्वेशन थर्ड लिख देता हूँ मैं, जे कैप का गुणांक क्या CF ऑफ जे कैप कितना आता है? देखो यहाँ -1 लैम्डा नहीं है, वहाँ क्या आता है? -1 + म्यू। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो -1 से -1 कटा और म्यू की वैल्यू कितनी आती है? 0, 3, 4। अब तीसरा के कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक कितना आया? यहाँ CF ऑफ के कैप कितना आया? यहाँ लैम्डा इक्वल कितना? -म्यू। तो इक्वेशन क्या आती है? लैम्डा + म्यू = 0, 5। अब आप देखिए किन्हीं दो इक्वेशनों से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप निकालिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। दो इक्वेशन लें, 2 लैम्डा - म्यू = 1 और म्यू = 0। तो यहाँ से म्यू = 0 अगर यहाँ रखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू का मान यदि आप यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ 0, तो 2 लैम्डा = 1 और लैम्डा की वैल्यू ½ और म्यू = 0। किन इक्वेशनों से फाइंड हुआ? दोनों इक्वेशन से फाइंड हुआ। और यदि ये देखिए ये मान यदि आप तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो आप कह सकते हैं दोनों लाइन आपस में कटेंगी और ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ और यहाँ रखकर आप
इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अब देखें ये दोनों मान तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या नहीं। लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 0, नॉट सेटिस्फाई बाय लैम्डा इक्वल हाफ म्यू इक्वल 0, नॉट सेटिस्फाई बाय लैम्डा इक्वल हाफ म्यू इक्वल 0। मतलब क्या, ये वाली समीकरण इन दोनों वैल्यू से नॉट सेटिस्फाई हो रही है। तब आप ये लिख सकते हैं कि रेखाएं आपस में कटेंगी नहीं, तो आप लिख सकते हैं लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट, यानी ये आपस में नहीं काटेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं होती। कब होती, जब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अगर कर देती है तो वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ आप रखेंगे और आर वेक्टर निकालते हैं, और वो आर वेक्टर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल के आता है, जिससे वो पी पॉइंट फाइंड हो जाता। देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल 14, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। यदि फाइंड हो रहा है तो यानी प्रतिच्छेद बिंदु अगर ज्ञात हो रहा है तो उसे ज्ञात करें। अभी अभी आपने एग्जाम्पल किया है उस तरह से करेंगे। तो इसका देखें सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन देखें इसका कैसे करें इस सवाल को। पहली लाइन को आप देखें आई कैप जे कैप और के कैप कॉमन लेकर लिखें। आई कैप क्या होगा 1 3 लैम्डा, जे कैप कॉमन लिया तो 1 माइनस लैम्डा, के कैप कॉमन लिया तो यहाँ -1 0 लैम्डा लिखा जा सकता है। दूसरी लाइन को भी आप ऐसा लिखें, आई कैप कॉमन लें, आप लिख सकते हैं 4 + 2 म्यू, और जे कैप कॉमन लिया है, जे कैप है ही नहीं, 0 + 0 म्यू लिखा जा सकता है। के कैप कॉमन लिया तो -1 + 3 म्यू। अब इसके बाद देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। देखिए ये आर वेक्टर क्या है, ये सभी पॉइंटों का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ भी आर वेक्टर क्या है म्यू के मानों के लिए। इस लाइन पर सारे जो पॉइंट पड़ेंगे, जो सारे पॉइंट होंगे उनके क्या है पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। ये इनका कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट सेम है, जो इस लाइन पर भी है इस लाइन पर भी है, तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल। तो आप ये लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को बराबर करें। दोनों को बराबर करके आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक से इक्वेशंस बनानी है। तो 1 + 3 लैम्डा आई कैप, जे कैप क्या 1 माइनस लैम्डा, के कैप क्या -1, बस 0 लैम्डा को ना लिखें। इसके बाद देखिए 4 + 2 म्यू, और जे कैप को भी ना लिखें, जे कैप और 0 है, और के कैप -1 + 3 म्यू। अब आप तुलना करें, कंपेयर करें आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंटों की। आई कैप का गुणांक CF ऑफ आई कैप कितना आता है 1 + 3 लैम्डा इक्वल 4 + 2 म्यू। इक्वेशन बनाइए 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल 3, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए फर्स्ट नहीं थर्ड, फर्स्ट आ चुकी है, थर्ड जे कैप का गुणांक, जे कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना, यहाँ 1 माइनस लैम्डा, यहाँ 0, लैम्डा की वैल्यू यहाँ आई है 1, इक्वेशन 4। और के कैप का कोफिशिएंट, के कैप का गुणांक कितना, यहाँ -1 + 3 म्यू, और यहाँ से -1 कैंसिल, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 0, 5। अब दो इक्वेशन म्यू इक्वल 0 लैम्डा इक्वल 1। अब ये दोनों इक्वेशन यदि इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करती है तो ये दोनों जो लाइन है वो कटेंगी। अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो दोनों लाइन नहीं कटेंगी, यानी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो देखें लैम्डा इक्वल 1 और म्यू इक्वल 0। देन इक्वेशन थर्ड,
देन इक्वेशन थर्ड क्या है, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल 3। तो वैल्यू रखें, म्यू का मान 0, लैम्डा की वैल्यू 1, 3 इक्वल 3। तो इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई बाई, इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई बाई लैम्डा इक्वल 1 म्यू इक्वल 0। समीकरण 3 लैम्डा 1 म्यू इक्वल 0 पर संतुष्ट होती है। तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित होती, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ध्यान दो, अब आपको मालूम चल रहा है कि दोनों लाइनें आपस में कटेंगी, तो ये पी पॉइंट क्या आना चाहिए, तो या तो लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें या म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें। लैम्डा इक्वल कितना 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट में रख दें आप, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। आर वेक्टर देखिए कितना आता है, जब आप लैम्डा की जगह 1 रखोगे तो 4i, और जब 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0j, और लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो -k। तो ये आता है पोजीशन वेक्टर। पॉइंट आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो ये आएंगे 4 0 -1, क्योंकि ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो ये पी पॉइंट है। अब देखो ऐसे आपको पॉइंट लेके आना है अगर इंटरसेक्ट होती है तो। आगे देखें कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस। वेक्टर फॉर्म में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना आपने सीख लिया है। अब आप कार्तीय इक्वेशंस के बारे में समझेंगे। ये आपका एग्जाम्पल 13 है और ये आपको 2 लाइन मिल रही है और आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, देखिए ये किस पॉइंट से गुजर रही है, ये आपकी देखो 4 -3 और -1 से ये पास हो रही है और इसके डायरेक्शन रेशो कितने हैं, 1 -4 7 इसके डायरेक्शन रेशो है। ये दूसरी लाइन है, ध्यान से समझना, ये दूसरी लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 -1 और -10 से, और इसके डायरेक्शन रेशो कितने, 2 -3 और 8। अब ध्यान दो, आपको एक कॉमन पॉइंट भी लेके आना। एक बात ध्यान दें, x -4/1 y +3/-4 और z +1/7 इक्वल, यदि मैं r1 कांस्टेंट मान लेता हूँ और आप इनको इक्वल करें। अब देखिए ध्यान दो, r1 कोई ऐसा कांस्टेंट है कि इस पॉइंट से r1 डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होगा वो आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 2 इकाई की दूरी पर है, 3 इकाई की दूरी पर है, 4 यूनिट की दूरी पर है। इस पॉइंट से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और नीचे भी ऐसे ही। तो यहाँ r1 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आते चले जाएंगे। तो देखिए यदि आप कोई कांस्टेंट इनके इक्वल मानकर आप इसकी x की वैल्यू निकालो तो क्या लिखोगे आप, x -4/1 इक्वल r1, y +3/-4 इक्वल r1, z +1/7 इक्वल r1। तो x की क्या वैल्यू आई, r1 +4, y की वैल्यू कितनी आई, -4 r1 -3 और z की वैल्यू 7 r1 -1, और ये कोऑर्डिनेट है r1 +4 -4 r1 -3 और 7 r1 -1। अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है इस पर आने वाले सारे जो इस लाइन पर पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करता है किसकी वैल्यू पर, r1 की वैल्यू पर। इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस होगी वो r1 मानी जाएगी और वो पॉइंट आते चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे यदि आप सेकेंड लाइन पर ये P पॉइंट के मैं
पॉइंट मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r1 है, तो P पॉइंट ये वाला पॉइंट आ चुका है। ऐसी दूसरी लाइन पर भी देखें, x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 z प्लस 10/8 इक्वल r2 मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r2। तो इस r2 डिस्टेंस वाला पॉइंट P है, तो P के पॉइंट क्या आ जाएंगे, यदि आप इनको इसी तरह सोल्व करें तो P के पॉइंट कितने आएंगे, 2r2 प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट है, -3r2 माइनस 1 और 8r2 माइनस 10। ये भी P पॉइंट के और ये भी P पॉइंट के, तो दोनों ये आपके कोऑर्डिनेट इक्वल होनी चाहिए, तो इनको इक्वल करें। r1 प्लस 4 इक्वल किसके, 2r2 प्लस 1। ये x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, r1 माइनस 2r2 इक्वल -3। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, y कोऑर्डिनेटों को लें, -4r1 -3 इक्वल -3r2 -1। देखें -4r1 प्लस 3r2 इक्वल, उधर जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 2। और थर्ड इक्वेशन बनेगी आपकी, देखें इन दोनों को आप 7r1 -1 8r2 -10 और 7r1 -8r2, ये -1 उधर गया तो -9, थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास 3 इक्वेशन है जिनमें आपको 2 को सोल्व करना है और r1 और r2 की वैल्यू लेके आनी है। और r1 और r2 की वैल्यू यदि तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट होगी, यानी कटेंगी। कब, जब ये 2 इक्वेशनों से r1 r2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और वो r1 r2 की वैल्यू किसी में भी रखकर आप P पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिए, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये 2 इक्वेशनों को लिख रहा हूँ, r1 माइनस 2r2 इक्वल 3 और यहाँ आएगा -4r1 3r2 इक्वल टू। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनको सोल्व करेंगे और r1 और r2 की वैल्यू लेके आएंगे। आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशनों को आप रफ में सोल्व कर लेना, तो r1 की वैल्यू तो 1 आएगी और r2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। r1 इक्वल 1 और r2 इक्वल 2। और अब थर्ड इक्वेशन आपकी देखें क्या सेटिस्फाई होती है, क्या, 7r1 माइनस 8r2 इक्वल -9। रख के देखना, 1 और यहाँ 16, 2 रखोगे तो 16 आ जाएगा, -16 और 7 यानी -9। इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई बाय, इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई बाय r1 इक्वल 1 और r इक्वल 2, ये सेटिस्फाई होती है। लिख देना समीकरण 3 r1 इक्वल 1 और r2 पर संतुष्ट होती है। अब संतुष्ट होती है तब क्या, रेखाएं आपस में काटेंगी। यहाँ लिख देता हूँ, देन लाइन्स आर इंटरसेक्ट, रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। अब आपको प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। अब आपके पास r1 की वैल्यू r2 किसी में भी रख दें, अगर P पॉइंट में रखो, P2 में रखो, तो दोनों सेम वैल्यू आएगी। r1 की वैल्यू रख दें आप P पॉइंट में, यहाँ 1 रख रहे हैं तो 5, कॉमा 1 रखोगे तो -7 और 1 रखोगे तो यहाँ 6। तो ऐसे अगर आप यहाँ भी r2 की वैल्यू रखोगे तो भी यही वैल्यू आएगी। रख के देख लें, यहाँ 2 लिखा तो 5 आएगा, यहाँ 2 लिखा तो -7 आएगा, और यहाँ 2 लिखा आपने r2 की वैल्यू, यहाँ कितना आएगा, अगर 2 लिखते हैं तो -6 आएगा। तो
तो इस तरह 5 - 7 6 इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। आगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको 2 लाइन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु अगर प्राप्त होता है तो उसे फाइंड करें। अभी अभी आपने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आप इसे R1 मानकर और इसे R2 मानेंगे और इनका कॉमन पॉइंटों को बराबर करके 2-3 इक्वेशन बनाएंगे, जिनमें 2 इक्वेशन को आपको सोल्व करके R1 व R2 का मान तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना होगा। यदि सेटिस्फाई होती है तो आपस में इंटरसेक्शन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होती R1 व R2 की वैल्यू पर तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, और आप P पॉइंट फाइंड कर लेना। अब देखिए अगला एग्जाम्पल 6 से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 to 3 टू दी लाइन। क्या मतलब है, बिंदु 1 2 3 से दी गई रेखा के मध्य लंबवत दूरी। देखिए ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है और लेंथी क्वेश्चन होते हैं सारे इस एक्सरसाइज के। तो देखें 1 2 3 ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है x - 6/3। क्वेश्चन समझे पहले, y - 7/2 और z - 7/-2। इस लाइन से कई डिस्टेंस हैं इस लाइन की, लेकिन आपको कौन सी डिस्टेंस लेके आनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये P पॉइंट है और ये मैं मान लेता हूँ D पॉइंट है। आपको PD लानी है, यहाँ से P से D तक की लेंथ कैसे लेकर आएंगे। एक बात तो आप ये समझ रहे हैं कि ये लाइन किस बिंदु से पास हो रही है, वो आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल 7 और 7 6 7 7 ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ यहाँ है, जो इस लाइन से पास हो रही है। उसके दिक् अनुपात क्या है, 3:2 - 2। सबसे पहली बात तो ये देखें, लाइन, इसको मैं ये लिख रहा हूँ, लाइन AD passes थ्रू किस पॉइंट से गुजर रही है, 6 7 7 ए पॉइंट। रेखा AD A 6 7 7 से गुजरती है। दिक् अनुपात क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो लिख लें, डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3:2 - 2। ये हम जानते हैं इस लाइन में। अब देखें आप, ये मान लीजिए कि A से D तक की डिस्टेंस R है। देखिए A पॉइंट से D पॉइंट की डिस्टेंस R है, तो क्या आप D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो R की फॉर्म में। दोबारा देख लें, मैं मान रहा हूँ कि D पॉइंट इसके परपेंडिकुलर फुट है, फुट परपेंडिकुलर यानी लंबपात कितना है, D पॉइंट है। अब इस D पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस मैं R मानता हूँ, तो क्या D के कोऑर्डिनेट फाइंड हो सकते हैं, क्या बिल्कुल हो सकते हैं। इसको x - 6 3 y - 7/2 z - 7/-2 को आप R के इक्वल लिखें, और 1/1 इनको R के इक्वल करके x की वैल्यू कितनी आएगी, 3R + 6। इसको यदि R के इक्वल किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2R + 7, और माइनस z की वैल्यू कितनी आएगी, -2R + 7। तो आप मान लें कि ये जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x y z की वैल्यू, ये D पॉइंट है। लेट माना बिंदु D यानी पॉइंट D कितना, पॉइंट D आपका आ गया 3R + 6, 2R + 7, 2R + 7 और -2R + 7। ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर R की वैल्यू आ जाए आपके पास, R की, तो आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, लेकिन उससे पहले R की वैल्यू लेके आनी है। तो क्या आप इसके PD जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो ला सकते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो
ऑफ लाइन PD कैसे ला सकते हैं? डी पॉइंट आपके पास है, ए पी पॉइंट है, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर आप डायरेक्शन रेशियो लाते हैं, दिक् अनुपात। एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर देखो 3r + 6 - 1, 3r + 6 - 1, 2r + 7 - 2, -2r + 7 - 3। तो क्या डायरेक्शन रेशियो आते हैं? 3r + 5, 2r + 5 और -2r + 4, ये डायरेक्शन रेशियो है। देखिए PD लाइन परपेंडिकुलर किसके? AD लाइन। क्या बात सही है क्या? ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन ये हैं, किसकी फॉर्म में? R की फॉर्म में, और इसकी डायरेक्शन रेशियो कितने? 3 2 -2। तो परपेंडिकुलर लाइनों में क्या होता है? A1 A2, B1 B2, C1 C2 = 0 लगाकर आप R की वैल्यू ला सकते हैं। तो आप देखिए 3r + 5, 3r + 5 और इसके डायरेक्शन रेशियो कितने? 5 × 3। अब लें +2r + 5 किससे मल्टीपल होगा? 2 से, और फिर आप लें -2r + 4, 2r + 4 किससे मल्टीपल करोगे? -2 से, और = 0। इसको सोल्व करें। 9r + 15, 4r + 10 +4r -8 = 0। 9 देखिए 9 4r 4r 17r होगा, या 15 10 10 15 और 10 25 25 -8 + 17 = 0। तो r की वैल्यू आती है -1। r की वैल्यू -1 आ गई। अब आपका d पॉइंट फाइंड हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए d पॉइंट आएगा, r की वैल्यू आप -1 रखें, तो -1 रखोगे तो यहाँ 3 आएगा, कॉमा -1 रख रहे हैं तो 7 - 2 यानी 5, और यहाँ -1 रख रहे हैं आप, तो यहाँ 7 और 3 कितना? -1, 3 नहीं 2, 7 -1 रख रहे हैं, 7 और 2 9। तो ये पॉइंट डी आ गया, आपका डी पॉइंट आया 359। अब आपको केवल PD डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस PD, क्योंकि PD आपकी कौन सी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपकी लंबवत दूरी है। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला आपको मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, यानी 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर और 9 - 3 होल स्क्वायर। कितना आता है? सोल्व करें, आंसर आ जाएगा कितना? 3 - 1 × 4, 5 - 2 × 3 9, 9 - 3 36, कितना? 7 डिस्टेंस आई। देखें आप 36 और 4 49, 49 का रूट 7, 49 का रूट 7 आता है। तो इस तरह से आपको फुट परपेंडिकुलर लेके आना है। फुट परपेंडिकुलर मतलब लंबपाद के निर्देशांक भी ऐसे आते हैं और उनके मध्य बिंदु डिस्टेंस भी ऐसे आएगी। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और इम्पोर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 3 4 टू लाइन, इस लाइन से इस पॉइंट की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और वो पॉइंट चाहिए लंबपाद, यानी परपेंडिकुलर फुट परपेंडिकुलर चाहिए आपको। तो आपको ये तो पॉइंट फाइंड करना है और एक आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए पॉइंट P आपको दिया हुआ है, यानी इस पॉइंट से ये लाइन की डिस्टेंस आपको दूरी लंबवत दूरी आपको फाइंड करनी। तो पहले मैंने लाइन को ऐसी फॉर्म में लिखा, यानी माइनस कॉमन लिया, x - 4/-2, y - 0/6, z - 1 अपन ये माइनस कॉमन लेकर नीचे लेके गए। इसके बाद देखो ये लाइन
के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे, -2 6 -3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन एडी लाइन, जो आपको लाइन दी हुई है एडी में मान लेता हूँ, पॉइंट ए से तो पास हो रही है, पॉइंट कितना दिया हुआ है 4 0 -6, और इसके दिक् अनुपात कितने -2 6 -3, तो दिक् अनुपात आपको दिए पास हो रही है 4 0 -1 से। इसके बाद देखिए इसके दिक् अनुपात लिख लिए। अब आप मान लें कि आर ए बिंदु से आर दूरी पर डी पॉइंट है, तो ऐसे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए, तो लाइन को आर के इक्वल लिखकर तीनों को 1 बाई 1 आर के बराबर करके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू लेके आए, जिससे पॉइंट क्या आ गया, डी फाइंड हो चुका है, -2r + 4 6r -3r + 1, किसकी फॉर्म में, आर की फॉर्म में। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ पीडी लाइन, पीडी लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, डी पॉइंट आपको फाइंड हो गया, पी पॉइंट आई, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर आप उसके दिक् अनुपात ला सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ला सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशियो इस पॉइंट, इस लाइन के, पीडी लाइन के, इसके डायरेक्शन आपको मालूम है -2 6 -3। अब देखिए ए डी परपेंडिकुलर पी डी, ए डी लाइन पीडी लाइन के क्या है, लंबवत है, तो लंबवतता का क्या रिजल्ट होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो आप दोनों के दिक् अनुपातों को मल्टीपल करें, किसके, ये दिक् अनुपात और ये दिक् अनुपातों को मल्टीपल करके 0 लगाएं, जिससे r की वैल्यू आए। तो मैंने यहाँ इसको सोल्व किया, r की वैल्यू आई है 13/49। अब 13/49 आ गया, तो आप फुट परपेंडिकुलर यानी लंब पात के निर्देशांक यानी निर्देशांक आ सकते हैं। डी ये है, डी आपका -2r + 4 6r -3r + 1 था, आर डिस्टेंस लगाकर ये पॉइंट फाइंड किया था। अब आर की वैल्यू अगर रखते हैं कितनी, 13/49 यहाँ रखते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त होता है 170/49 78/49 10/49। अब आप P और D की डिस्टेंस ला सकते हैं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 के होल स्क्वायर से। ये थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, अब मैंने सोल्व किया तो यहाँ 72 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 69 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 186 का स्क्वायर आएगा। अगर इनको सोल्व करके जोड़ते हैं तो 44541 आएगा, और इसको जब 49 से आप इसको काटोगे तो 909, ये 909 है, 9 को आप बाहर ले सकते हैं, 7 को बाहर ले सकते हैं, तो ये फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुकी है कितनी, 3√101/7। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ।